आयताकार त्रिभुजाकार आधार के ऊपर आयताकार फलकें परस्पर किसी कोण पर झुकी हुई मिली रहती है तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म कहलाता है। इस त्रिभुजाकार प्रिज्म में जो आयताकार फलकें जिस कोण पे एक दूसरे से झुकी रहती है तो उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। जब अध्ययन करने के लिए लिया जाता है तो चूंकि प्रकाश का अपवर्तन एक समतल तल में होता है इसलिए उस त्रिभुजाकार प्रिज्म के एक क्षैतिज सेक्शन काट लेते हैं तो एक त्रिभुज प्राप्त होगा इस चित्र के अनुसार। तो ये त्रिभुज प्राप्त होगा और इसी से अध्ययन करना कि प्रकाश एक समतल में ही अपवर्तन होता है। इसलिए पूरे प्रिज्म से मतलब नहीं, एक तल से मतलब है उसका जो त्रिभुजाकार, तो जब उसको काटेंगे सेक्शन तो ऐसे प्राप्त हो जाएगा। अब दो ये आयताकार फलके हैं और उनके बीच बना कोण क्या है, प्रिज्म कोण कहलाता है। और उसके सामने की भुजा जो बीसी होती है ये आधार कहलाती है, ये नीचे का आधार है और ये आपका अपवर्तक तल कहलाते हैं। अब यदि इस अपवर्तक तल पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो, मान लीजिए कि पी ई बिंदु पर आपतित हो रही है तो पुनः यहां से अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। बाहर आपका वायु है, विरल माध्यम है, प्रिज्म में सघन माध्यम है, अतः विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अपने पथ से मुड़ जाएगी और अपने पथ से मुड़ करके एक अपवर्तित होती है, पुनः बिंदु ए पर पहुंचती है। अब ए पर पहुंचेगी तो फिर वहां से बाहर होगी, यानी उसको निर्गत किरण कहेंगे। तो पुनः अब ये सघन कांच से वायु में जा रही है, इसलिए पुनः क्या होगी, अभिलंब से अब दूर हट जाएगी। इसमें तो अभिलंब की ओर झुक रही थी, सघन था अंदर, लेकिन अब अभिलंब से दूर होकर के आपको एफएस ये निर्गत किरण के रूप में बाहर की तरफ निकल जाएगी। इस प्रकार अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण ये क्या होगा, आपतन कोण होगा आई। आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच यह बना कोण ये आर होगा, अपवर्तन कोण कहते हैं। और यहां किरण निकल रही है, यह विलंब है, तो इसके बीच बना कोण जो होता है आपका ये निर्गत कोण होता है, जिसको आई डैश से व्यक्त कर देते हैं। तो वास्तव में यानी क्या हुआ आपका, आपतन कोण बराबर आई, अपवर्तन कोण बराबर आर और निर्गत कोण बराबर आई डैश। अब देख रहे हैं कि यहां पर जो ये आपतित किरण थी, अगर ये सीधे निकली होती तो ऐसे मार्ग से निकली होती, जो डैश मार्ग से दिखाया गया, और ये निर्गत किरण भी है, यहां इधर निकली कहां से बाहर, ये एफएस मार्ग से निकली हुई। अगर इस एफएस मार्ग को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो जहां आपतित किरण और निर्गत किरण काटती है तो उसका आपका कटान बिंदु को क्या दे रहे हैं कि दोनों किरणों के बीच आपका झुकाव हो रहा है, यानी निर्गत किरण आपतित किरण से विचलित हो जाती है, हट जाती है। तो इस आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण ही क्या होता है, विचलन कोण कहलाता है। यानी विचलन कोण क्या है आपका, प्रकाश यहां देख रहे हैं कि प्रकाश किरण जब प्रिज्म से अपवर्तित होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस प्रकार निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण ही आपका विचलन कोण कहलाता है। तो ये विचलन कोण होगा। अब विचलन कोण को क्या किससे प्रदर्शित किया गया है, डेल्टा से प्रदर्शित किया गया है। प्रिज्म कोण क्या है आपका, तो प्रिज्म कोण ए है। अब इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो विचलन कोण होगा ये आपतन कोण को घटाए बढ़ाएंगे आपका, तो इससे भी प्रभावित होगा। जैसे जैसे पहले आपतन कोण बढ़ाते हैं तो विचलन कोण पहले घटता है और एक स्थिति में वो अपने न्यूनतम मान को ग्रहण कर जाता है,
पुनः आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ते लगता है। यानी पहले आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण घटता जाता है, प्रयोग में से निकलेगा, इस आपका चित्र से नहीं। और पुनः आपतन बढ़ाएंगे तो पहले घटेगा, एक स्थिति में न्यूनतम मान ग्रहण करेगा और फिर बढ़ने लगा। तो जो न्यूनतम मान को ग्रहण करता है उसी को न्यूनतम विचलन कहते हैं। उसको आपको डेल्टा एम से प्रस्तुत किया जाता है। खैर आपको आगे कक्षा में उसके विषय में पढ़ना है। तो यहाँ इस तरह से विचलन कोण क्या है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो झुकाव कोण होता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। और प्रिज्म से जब प्रकाश अपवर्तित होती है और बाहर निकलती है तो इस प्रकार आपका अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसके बाद आपका आपतन कोण, तो समझ ही रहे हैं कि अभिलंब और इसके बीच बना कोण, आपतित के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि ये दोनों माध्यम समान है, वायु वायु है, इसलिए जो ये आई आपतन कोण है और बाहर निर्गत कोण है, ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। हाँ, आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ अभिलंब की ओर झुक गई और बाहर निकली है, तो फिर यहाँ से क्या हुई है, अभिलंब से दूर हट करके इस यहाँ के और निकली हुई है। लेकिन जब माध्यम बराबर होते हैं तो वहां से कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ वायु से क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, इस कारण से जिस कोण से वायु से कांच में प्रवेश करेगी, अगर कांच से पुनः वायु में निकल रही है तो उस स्थिति में भी कोण बराबर ही होगा। तभी तो इस रास्ते से जाएगी, फिर इसी रास्ते से आएगी, तभी पथ उत्क्रमणीय होगा, कोण बराबर होगा। तो ये आपका प्रिज्म की व्यवस्था थी, जिसको उम्मीद है कि आप समझ गए। अब हमें आगे पढ़ना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के जब अपवर्तन होता है और इसमें अपवर्तन में श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो क्या होता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी उसमें श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसको समझने के लिए प्रयास करिए। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वस्तु पहले लाल दिखाई देती है, फिर और थोड़ा सा ताप बढ़ाएंगे तो पीला होगी, फिर उसे बढ़ाएंगे हरा होगी, नीला होगी, और अंत में जब सभी नीले के बाद और गर्म करेंगे तो श्वेत हो जाए। वैसे तो यही रंग स्पष्ट होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो 7 रंग प्रकाश के हैं वो 7 रंग उसमें समाहित होते हैं और सबको मिलकर के श्वेत रंग बनता है। इसलिए श्वेत रंग की किरण जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्वात या वायु में सभी रंग, तो उसमें क्या है, श्वेत रंग में सभी रंग मिले हुए। वास्तव में देखा जाए तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी 7800 एंगस्ट्रॉम लाल की होती है और 3900 बैंगनी का होता है। तो इसमें 3900 किरणें आएगी। अब 3900 प्रत्येक किरण माने प्रत्येक एक तरंगदैर्घ्य का अपना एक अलग रंग होता है, लेकिन मनुष्य की आंखें उस तरह से आपको 3900 रंगों को पहचान नहीं पाती है। तो एक सम्मिलित रूप से जैसे प्रारंभ के 300 तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग के होंगे, 200 उसके बाद आपका गहरा नीला जामुनी रंग के हो जाएंगे, उसके बाद 300 तरंगे नीले रंग के होते हैं। तो नीला और जामुनी ये आसमानी और नीला का ये जो आसमान का रंग है, तो ये सब कॉम्बिनेशन है, माने इनमें थोड़ा सा गहरा हो गया तो उसको नीला कह सकते हैं। इस सामान्य भाषा में हल्का हो गया तो आसमानी हो जाएगा। और जब अंग्रेजी के टर्मों में लिखते हैं तो गहरा नीला काफी, तो उसको जामुनी शब्द बताया गया है, और हल्का तो उसको नीला बताया गया है। तो थोड़ा सा वहां दिक्कत है, समझ में आ रहा है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो नीले का मतलब, नीला का मतलब कि यहाँ डीपली, जैसे समान एकदम नीला, गहरा नीला, और हल्का हो जाता है तो आसमानी कह देते हैं। अंग्रेजी टर्मों में चलते हैं
तो जो इनका प्रकाश के टर्म बनाया गया है आपका कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कि प्रकाश के किरण में 7 रंग होते हैं। तो बैगनी रंग तो समझ ही रहे, बैगन का रंग। इसके बाद जामुनी, जामुन का रंग, यानी जामुन का रंग गहरा नीला, एकदम गहरा पिपली नीला। उसके बाद आसमानी को यहाँ नीला शब्द उसमें डिफाइन किया गया। नीला का मतलब यहाँ जो जिसको हम हिंदी में अपने यहाँ आसमानी कह देते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन न होइएगा, आप इससे अंग्रेजी के टर्म को याद रखिएगा कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 ही रंग उसमें ऑब्जर्व होते हैं। शेष यानी कम से कम प्रारंभ के 300 तरंगे बैगनी की होगी, 200 जामुनी की होगी, 300 नीले की होती है, फिर 500 तरंगा 500 अनिष्टाम तक हरे की, उतना पीले की और शेष लाल की हो जाती है। तो लाल तरंगा अधिक रेंज तक होती है। तो ये 7 ही रंग स्पष्ट होते हैं। वास्तव में तो देखा जाए तो प्रत्येक उसका तरंगदैर्घ्य एक अपना अलग रंग है, लेकिन आंखें उतनी रंगों को पहचान नहीं कर पाती। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से ही मिलकर के माना जाता है। 7 रंग ही स्पष्ट होते हैं, तो 7 रंगों से मिलकर बना है। निर्वात में तो सभी रंगों का चाल एक ही होगा, लेकिन जब किरणें माध्यम में प्रवेश करेगी, जैसे प्रिज्म में प्रवेश करती है, तो अलग अलग रंग का आपका तरंगदैर्घ्य अलग होता है, तो उसकी चाल भी अलग होती है और उसी कारण से उसका अपवर्तनांक भी अलग होगा। यानी किरणें जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो चाल अलग होने के कारण से वो आपका उसका चाल अलग अलग होने के कारण से वो अलग दिशा में अपवर्तित होगी। इस प्रकार वो क्या होती है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और विभक्त होते हुए बाहर तरफ निकलती है। तो इस प्रकार जब वो बाहर विभक्त होकर के बाहर तरफ निकलती है, तो यानी यहां से किरणें अलग अलग बढ़ जाएंगी। तो किरणें अलग अलग बढ़ती हुई बाहर तरफ निकलेगी और तो इसमें से जो लाल रंग होता है सबसे कम झुकता है। उसके बाद आपका नारंगी उसे थोड़ा सा अधिक झुकेगा और इस प्रकार ये अलग अलग रंगों का समूह प्राप्त होता है। यानी एक किरण दिखाया, वास्तव में एक किरणों का एक समूह है। बताया कि 700 आपका से अधिक का लाल होता है, 1000 तक का लगभग। उसके बाद हरे का 500 ऐसे करके तो एक समूह बदले यानी पूरी तरह से एक बैंड प्राप्त होता है। और ये वर्णों के ये बैंड जो प्राप्त हो रहा है, इसी को स्पेक्ट्रम कह देते हैं। यानी स्पेक्ट्रम की जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, तो गुजरने के पश्चात वो भिन्न भिन्न वर्णों में तरंगदैर्घ्यों के क्रम में वो व्यवस्थित हो जाता है, अर्थात एक बैंड प्राप्त होता है। इस बैंड को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरणें तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित होकर के बैंड का निर्माण करती है, तो उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम क्या है? यानी क्रम में कि 3900 है तो उसके बाद 3901, 3902 जो भी उसमें तरंगे हो, जरूरी नहीं सभी हो, तो उस क्रम में व्यवस्थित हो जाए तो उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस प्रकार आपका देख रहे हैं श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग उसके अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी वो आपका रंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एक बैंड प्राप्त होता है, जिसमें लाल रंग जो होता है सबसे कम झुकता है, तो सबसे ऊपर होगा उसका आपका झुकाव कोण कम होता है, अपवर्तनांक उससे कम होता है, उससे अधिक आपका फिर नारंगी, ऐसे क्रम में सबसे लास्ट में बैगनी होगा और सबसे प्रारंभ में लाल होगा। इस प्रकार ये लाल से बैगनी क्रम में ये रंगों का एक व्यवस्थित जो आपका बैगनी आह की नाला हिंदी में कह देते हैं, अंग्रेजी में विबगो सब कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको शार्ट में याद करने के लिए वाइब्ग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्या हुआ? ये बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल इस क्रमों के रूप में बढ़ जाते नीचे से। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और
लाल, तो इस क्रमों में जो व्यवस्थित हो जाती है, तो इससे आपको तरंगदैर्ध्यों का जो क्रम प्राप्त होता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये स्थिति और इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपसे पूछा कि वर्ण विक्षेपण क्या है, जवाब होगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो इसका जवाब होगा जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश किरणें तरंगदैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित हो जाती है और उस पर एक रंगों का अलग अलग बैंड प्राप्त होता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब प्रारंभिक में जहां जाइए वहां न्यूटन महोदय हर जगह आते हैं, तो यहां भी उनका अध्ययन आता है और न्यूटन ने दो प्रिज्म लिया कि एक प्रिज्म से अगर किरणें 7 रंग में बट रही है तो अगर 2 किरण लें तो हो सकती है दूसरे किरण से और ये 7 रंग फिर और में बटे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं पाया, वो 7 ही रंग देख पाए। इसे माना कि ये 7 रंग मनुष्य क्या होता है, इन 7 रंगों को ही एनालिसिस कर पाता है, इससे अधिक नहीं। लेकिन एक दूसरा प्रिज्म लिया, उसके आधार को उल्टा करके रखिए, जैसे ये था और उसको ऐसे करके रखिए, तो ऐसे करके सटा दिए और जब इससे देखे तो ये 7 रंग जो बट रहे थे सभी मिल करके और फिर क्या बना देते हैं, सभी आगे जाकर के और एक ही पैच में बदल जाते हैं। तो फिर यहाँ जो किरण निकलती है मुड़ करके वो एक लाइन मिल जाती है, यानी श्वेत रंग का प्रकाश पुनः प्राप्त होने लगता है। इससे मतलब कि 7 रंग बटे हुए हैं और फिर ये मिल जाए तो पुनः आपका श्वेत रंग की किरणें बन जाती है। तो यह आपका प्रिज्म से प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण क्या है। तो वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण किसे कहेंगे, तो आपका जवाब होगा कि जब प्रकाश श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म से अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो आपका विभिन्न रंगों में यानी अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है या विक्षेपण कहा जाता है। स्पेक्ट्रम क्या है, तो जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म से गुजरती है तो वो वर्णक्रम में तरंगदैर्ध्यों के क्रम में व्यवस्थित हो जाती है और इस प्रकार जो तरंगदैर्ध्यों का क्रम व्यवस्थित क्रम प्राप्त होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इसमें जैसे आपका लाल नारंगी करके, तो इसमें कई रंग समूह एकदम प्राप्त होगा। तो ये पूरे समूह में जिसमें अलग अलग तरंगदैर्ध्य के वास्तव में एक रंग होता है, तो यही क्या हुआ जब स्पेक्ट्रम के 3900, 3901, 3902 ऐसे क्रम में व्यवस्थित हो जाती है जो भी किरणें होगी आर्डर में, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो फिर ये आपके स्तर पे है, फिर आप 12वीं में जाएंगे तो और भी डिटेल इसके विषय में पढ़ेंगे, प्रिज्म के विषय में।